हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जीनस ऑस्मुंडा के बारे में। और ऑस्मुंडा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके सिस्टमिक पोजीशन के बारे में बात करेंगे, देन इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, थाइलस स्ट्रक्चर, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, रिप्रोडक्शन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल जीनस ऑस्मुंडा के बारे में और एक एक चीज पूरी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और बात करते हैं जीनस ऑस्मुंडा के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं तो ऑस्मुंडा को रॉयल फर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सिस्टमिक पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें तो डिवीजन जो है ये इसका है टेरिडोफाइट्स। क्लास जो है वो है हमारे पास इस प्रोटो लेप्टोस्पोरोंजियोप्सिडा। ऑर्डर इसका है हमारे पास ऑस्मुंडेल्स। फैमिली जो है वो है ऑस्मुंडेसी और जिनस है हमारे पास ऑस्मुंडा। तो ये जिनस ऑस्मुंडा से बिलोंग करता है। ये हमारे पास ऑस्मुंडा का हमने यहाँ पे एक डायग्राम रखा हुआ है, फिगर रखा हुआ है। देन हम ये बात हो गई हमारे पास सिस्टमिक पोजीशन के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके अकरेंस या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो ऑस्मुंडा इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ इन द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑस्मुंडा की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्मुंडा जो होता है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि लगभग बहुत सारी जगहों पर ये पाया जाता है। लेकिन मैक्सिमम जो इसका वेजिटेशन देखने को मिलता है वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में देखने को मिलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि वर्ल्ड में जहां जहां भी ऐसा रीजन होगा जहां पे ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन होंगे वहां पे हमको ऑस्मुंडा का वेजिटेशन दिखाई दे ही जाएगा। देन ओवर 12 स्पीसीज रिप्रेजेंट द जीनस। तो 12 स्पीसीज जो है यहाँ पे ये इस जीनस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिसमें से 5 स्पीसीज जो है वो इंडिया में ये पाई जा रही है। जिसमें से हमारे पास है ऑस्मुंडा रिगेलिस, ऑस्मुंडा ऑस्मुंडा क्लेटोनियाना, ऑस्मुंडा जैपोनिका, ऑस्मुंडा जेवेनिका, ऑस्मुंडा सिनिमोमा। तो ये हमारे पास 5 स्पीसीज है ऑस्मुंडा की, वो इंडिया में जो है वो ये कॉमनली पाई जाती है। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम रखा हुआ है जहां पे हमने ऑस्मुंडा रिगेलिस के बारे में हमने यहाँ पे ऑस्मुंडा रिगेलिस का हमने डायग्राम रखा हुआ है, जिसमें यहाँ पे हमने इसका ब्रांचेस रखे हुए हैं, कुछ ब्रांच रख दिया है हमने, जो कि यहाँ पे ये स्टेराइल ब्रांच है और ये हमारे पास फर्टाइल ब्रांच है। तो दो टाइप के ब्रांचेस भी इसमें देखने को ऑस्मुंडा में मिल जाएंगे, जो कि हम आगे चल करके जब इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे तब भी हम वहां पे बात करेंगे कि इसके जो ब्रांचेस होते हैं दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक फर्टाइल ब्रांच और एक स्टेराइल ब्रांच में। देन उसके बाद में हम बात करेंगे इसमें हमारे पास फर्टाइल लीव्स और स्टेराइल लीफ को हमने अलग रखा है। ये हमारे पास जो है वो फर्टाइल लीफ है और ये हमारे पास जो है ये स्टेराइल लीफ है। स्टेराइल लीफ के नीचे भी यहाँ पे कुछ फर्टाइल पार्ट्स जो है वो लगे हुए हैं। तो ये हो गई बात हमारे पास अकरेंस के बारे में। थोड़ा और बात करते हैं इसके बारे में। प्लांट्स प्रीफर कूल एंड सैडेड हैबिटेट्स। तो ये हमारे पास जो जहां पे कूल प्लेसेस हो या सैडेड हैबिटेट्स हो वहां पे ज्यादातर ये प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करना प्रीफर करते हैं। एंड आर अबंडेंट इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयंस अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ द 3000 मीटर। तो ये अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन में ये 3000 एल्टीट्यूड तक मीटर तक के ये पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ये काफी ऊंची जगहों पर ये पाए जाते हैं। यानी कि जैसे हम बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्र की, तो वहां पे हमारे पास जैसे हमारे पास इंडिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास यूके यानी कि उत्तराखंड रीजन्स में जो है ये बहुत ज्यादा ग्रो होते हुए मिल जाएंगे हमको। वहां पे ऑस्मुंडा की कई सारी स्पीसीज जो है वहां पे मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे एल्टीट्यूड जो है वो काफी ठीक ठाक है। तो इस तरीके से ये 3000 मीटर तक जहां भी हमारे पास जो है वो हमारे पास सैडेड प्लेसेस, कूल प्लेसेस और एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे 3000 मीटर तक के ये मिल जाते हैं। तो ये हो गया इसका अकरेंस के बारे में बात। देन हम इसके स्पोरोफाइट के बारे में बात करेंगे। तो स्पोरोफाइट में सबसे पहले हम इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखेंगे कि ये बाहर से ये हमारा किस तरीके से दिखाई देता है। तो ऑस्मुंडा इज ए मीडियम साइज फर्न विथ ए शॉर्ट अपराइट और सेमी प्रोस्टेट राइजोमेटस सिस्टम्स clothed with hard persistent bases of old leaves and numerous dark colored wiry fibrous roots। तो ऑस्मुंडा की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कैसा होता है, मीडियम साइज का फर्न है। यानी कि ना तो बहुत ज्यादा छोटा फर्न है ना तो बहुत ज्यादा बड़ा फर्न है, एक मीडियम साइज का फर्न होता है। और इसमें शॉर्ट अपराइट या सेमी प्रोस्टेट राइजोमेटस स्टेम्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। देन क्लॉथ विथ हार्ड परसिस्टेंस बेसिस इसमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कि क्लॉथ में ढके हुए जो और हार्ड यानी कि बहुत ज्यादा टाइट बेसिस, जो परसिस्टेंट बेसिस जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं ओल्ड लीफ से। यानी कि लीफ से ये हमारे पास कैसा होता है, ढका हुआ होता है। एंड न्यूमरस डार्क कलर्ड विथ फाइब्रस रूट। और यहाँ पे हमारे पास जो ओल्ड लीव्स होते हैं वो हमारे पास न्यूमरस होते हैं, बहुत ढेर सारे होते हैं, डार्क कलर के होते हैं। और उसमें क्या होता है, वहां पे वायरी फाइब्रस रूट्स जो होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं।
दीज इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द स्टेम्स, और ये जो हमारे पास जो बेस से लगे हुए हैं ये स्टेम के डायमीटर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि ये बढ़ा देते हैं। और ये क्या करते हैं, और दूसरी चीज ये भी करते हैं, प्रोवाइड इट विद अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और दूसरी चीज ये करते हैं कि इसको प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि बाहर से कोई हमारे पास फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन एलिमेंट या फॉरेन एनिमल्स आकर के इसके ऊपर अटैक करे, उसके लिए ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इसको। द ब्रांचिंग ऑफ द स्टेम व्हिच इज वेरी इनफ्रीक्वेंट इन डाइकोटिमस, तो अगर हम बात करते हैं ब्रांचिंग की, तो ब्रांचिंग जो होता है बहुत ही ये फ्रीक्वेंट मैनर में देखा जाता है ब्रांचिंग, यानी कि ब्रांचिंग बहुत अच्छी खासी ब्रांचिंग इसमें देखी जाती है। तो बाहर से देखने में हमारे पास ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। देन अब हम इसके एक एक पार्ट के बारे में बात करते कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रूट के बारे में बात करते हैं इसके। तो रूट डेवलप्स एंडोजेनियसली एंड हेल्प टू फिक्स द प्लांट टू द सबस्ट्रेटम, तो हमारे पास रूट जो होता है उसका डेवलपमेंट एंडोजेनियसली होता है, और ये क्या करता है, रूट को हमारे पास जो ये प्लांट होते हैं प्लांट को सबस्ट्रेटम में फिक्स करने का काम करता है, यानी कि ये इसको क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये प्लांट हिले डुले ना और पूरी मजबूती के साथ वो खड़ा रहे प्लांट। देन नॉर्मली दीज आर टू रूट्स एट द बेस ऑफ द ईच लीफ, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो टाइप के लीफ जो सॉरी रूट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। एज द लीफ बेसिस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर द रूट्स आर फ्लैटेंड, यानी कि जो हमारे पास लीफ बेस है उसके पास वाली रूट्स जो होती है वो कैसी होती है, फ्लैटेंड होती है। और ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं कि जहां से लीफ हमारी निकलती है वहां पे हमारे पास कैसा होता है स्ट्रक्चर, वो फ्लैट एंड होता है। देन रूट्स जो होते हैं ब्रांच होता है इसमें फ्री होते हैं, और ये कैसे होते हैं, डार्क डेंस मासेज होते हैं, और ये क्या करते हैं, एक स्टम्पी स्टेम का फॉर्मेशन कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये हुई इसके रूट के बारे में बात। देन हम इसके लीफ के बारे में बात करेंगे। तो लीफ कैसा होता है, तो लीफ आर अरेंज इन क्लोज स्पाइरल फिलोटैक्सी एट द एपेक्स ऑफ द स्टेम, तो हमारे पास लीव्स जो होते हैं वो उसमें स्पाइरल फिलोटैक्सी देखने को मिलती है, यानी कि स्टेम से लीव जो होते हैं वो चिपके हुए होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास इनका लीफ का अरेंजमेंट होता है। दे आर सर्सिनेटली कॉइल्ड, ये सर्सिनेट कॉइल्स होते हैं इसमें। देन लीफ की बात हो रही है कि लीफ जो होते हैं वो उनकी कॉइलिंग होती है, सर्सिनेटली होती है। when young and sometime take up to 3 to 4 years to unfold fully, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, जो यंग लीव्स होती है और कभी कभी 3 से 4 साल तक भी लग जाती है उनको पूरी तरीके से फुल्ली अनफोल्ड करने के लिए। देन द यंग लीव्स आर कवर्ड विद सिंपल यूनिसीरिएट हेयर्स, तो हमारे पास जो यंग लीव्स होती हैं वो कवर्ड होती है किससे, कुछ यूनिसीरिएट हेयर से, यानी कि हेयर भी इसमें लीफ के ऊपर पाया जाता है, यूनिसीरिएट हेयर पाए जाते हैं। बट द मेच्योर लीव्स आर हाउएवर ग्लैब्रस, और हमारे पास जो मेच्योर लीव्स होती है वो ग्लैब्रस होते हैं, यानी कि स्मूथ होते हैं, यानी कि उसके ऊपर कोई भी हमारे पास हेयर्स जैसा स्ट्रक्चर जो है वो नहीं दिखाई देगा जब लीफ हमारी मेच्योर हो जाएगी। द लीव्स आर ऑफन लार्ज attaining a length of about 1 meter, but in Osmunda cinnamomea they are up to 3 मीटर लॉन्ग। तो अगर हम लीफ की बात करते हैं तो लीफ कैसा होता है, ऑफन लार्ज होता है, और ये 1 मीटर तक की लेंथ को ये गेन कर सकते हैं। लेकिन एक स्पीसीज हमारे पास है ऑस्मुंडा का, ऑस्मुंडा सिनामोमिया, जिसका जो होता है वो 3 मीटर तक का जो होता है लंबा लीफ जो होता है इसमें पाया जाता है। सम स्पीसीज ऑफ ऑस्मुंडा, कुछ और स्पीसीज ऑस्मुंडा के जैसे हमने बात किया ऑस्मुंडा सिनेमोमिया के बारे में बात किया। देन ऑस्मुंडा जैपोनिका के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये डाइमॉर्फिक इसमें ये होते हैं, और दे पोसेस टू टाइप ऑफ लीफ, स्टेराइल एंड फर्टाइल लीफ। तो इसमें दो तरीके की लीफ होती है, एक स्टेराइल लीफ होती है और एक फर्टाइल लीफ होती है, जैसा कि हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ऑस्मुंडा का जो हमने डायग्राम लगाया था उसमें हमने फर्टाइल लीफ और स्टेराइल लीफ लगाया हुआ था वहां पे। तो दो टाइप की लीफ हमारे पास इसमें होती है, दो स्पीसीज में हमारे पास ऑस्मुंडा के, जो कि होता है ऑस्मुंडा सिनेमोमिया और ऑस्मुंडा जैपोनिका, जिसमें हमारे पास स्टेराइल लीफ और फर्टाइल लीफ दो पार्ट में डिवाइड होती है। इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑल लीफ आर फर्टाइल एंड डाइमॉर्फिज्म इज शोन ओनली बाय पिन्ना, फॉर एग्जांपल ऑस्मुंडा क्लेटोनियाना एंड ऑस्मुंडा रिगेलिस। तो अगर हम इस दो स्पीसीज की बात करते हैं तो इन दोनों स्पीसीज में हमारे पास जो लीव्स होती हैं वो लगभग सारी की सारी लीफ कैसी होती हैं, फर्टाइल होती हैं। तो ये हो गई बात लीफ के बारे में। अब हम बात करेंगे आगे इसके बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इसके। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम इसका स्टेम देखेंगे। तो स्टेम की अगर हम बात करते हैं तो स्टेम इज वेरी इरेगुलर। स्टेम हमारा कैसा होता है, बहुत ही इरेगुलर होता है आउटलाइन इसकी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परसिस्टेंट लीफ बेसेस एंड रूट्स। तो इसमें जो लीफ बेसेस हैं उसकी वजह से और रूट की वजह से क्या होता है, जो इसका आउटलाइन होता है वो बहुत ही ज्यादा इरेगुलर होता है। तो जैसे आप ये डायग्राम अगर देख पा रहे होंगे
ये इस डायग्राम में देखिए तो इसका जो हमारे पास सबसे बाहर की लेयर है वो बहुत ही ज्यादा इरेगुलर है और ये स्टेम का हमारे पास टीएस का सेक्शन कटा गया है। ये हमारे पास डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास सेलुलर स्ट्रक्चर हमने रखा हुआ है यहाँ पे। तो आउटलाइन अगर हम देखेंगे इसकी तो ये आउटलाइन में हमारे पास बहुत ही ज्यादा इरेगुलरिटी शो कर रहा है। और किस वजह से शो कर रहा है? क्योंकि इसके पास हमारे पास यहाँ पे जो लीफ बेसेस हैं और रूट्स है, इनकी वजह से ये इरेगुलरिटी शो कर रहा है। एपिडर्मिस जो होती है इनडिस्टिंक्ट होती है, यानी कि उसमें कोई भी डिस्टिंक्शंस नहीं होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं सेलुलर वाले डायग्राम में, तो यहाँ पे हम एपिडर्मिस को निकालना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं हो पा रहा है। यानी कि कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस वगैरह सारे के सारे लगभग एक ही तरीके के स्ट्रक्चर जो है वो शो कर रहे हैं। द बल्क ऑफ द स्टेम इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉर्टेक्स। तो हमारे पास जो अगर हम बल्क की बात करते हैं तो ज्यादातर पोर्शन जो है इसमें किसका पाया जा रहा है? कॉर्टेक्स का पाया जा रहा है। It is differentiated into two distinct regions. The outer cortex is dark brown and has highly sclerified cells, where the inner cortex is relatively narrow and made up of thin-walled parenchymatous cells. तो हमारे पास जो इसका कॉर्टेक्स रीजन है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक हमारे पास आउटर कॉर्टेक्स है और एक हमारे पास इनर कॉर्टेक्स है। जो आउटर कॉर्टेक्स है वो हमारे पास कैसा है? डार्क ब्राउन कलर का है और उसमें स्क्लेरिफाइड जो सेल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पाए जा रहे हैं। वही हम अगर इनर कॉर्टेक्स की बात करेंगे तो इसमें रिलेटिवली नैरो और यहाँ पे थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो उससे मिलकर के ये बना हुआ है। देन मेनी क्रिसेंट शेप्स लीफ ट्रेसेस ट्रांसवर्स बोथ द आउटर एज वेल एज इनर कॉर्टेक्स। तो हमारे पास यहाँ पे कैसे है? क्रीसेंट शेप लीफ ट्रेसेस जो हैं वो दोनों के दोनों जगह पे, यानी कि अगर हम आउटर कॉर्टेक्स की बात करें या हम इनर कॉर्टेक्स की बात करें तो दोनों ही जगहों पर ये पाए जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आउटर कॉर्टेक्स है और ये हमारे पास इनर कॉर्टेक्स है। जबकि यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे ये आउटर कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट है लीफ ट्रेसेस और यही लीफ ट्रेसेस हमारे पास ये इनर कॉर्टेक्स में भी लीफ ट्रेसेस जो है वो प्रेजेंट है। इस तरीके से लीफ ट्रेसेस भी जो है वो क्रिसेंट शेप है और लीफ ट्रेसेस दोनों के दोनों कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट हैं। ईच लीफ ट्रेस इज सराउंडेड बाय एन एंडोडर्मिस एंड ए 2 to 3 लेयर पेरिसाइकिल। और अगर हम ये इस एक एक लीफ ट्रेसेस की बात करते हैं तो इसमें देखिए ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसमें हमारे पास एक लेयर जो होती है वो एंडोडर्मिस की होती है और जो 2 से 3 लेयर होती है वो पेरिसाइकिल की इसमें पाई जा रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लीफ ट्रेसेस है वो सराउंडेड है किससे? हमारे पास एपिडर्मिस से, सिंगल लेयर की एपिडर्मिस से और 2 से 3 लेयर की इसकी पेरिसाइकिल है, उससे ये सराउंडेड है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे तो ये हमारे पास जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये आपको एंडोडर्मिस का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा और उसके जस्ट नीचे जस्ट बीनीथ में उसके पास पेरिसाइकिल का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो कि पेरिसाइकिल हमारे पास 2 to 3 लेयर ये हो जाएगी, 2 to 3 लेयर। Then the central part of the leaf trace has a C-shaped xylem with the convex side facing outside। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेंट्रल पार्ट है इसका लीफ ट्रेस का वो क्या कर रहा है? वो सी शेप जाइलम का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जाइलम का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो जाइलम का स्ट्रक्चर जो है वो सी शेप स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म कर रहा है और किस साइड में है? यानी कि ये कॉन्वेक्स साइड फेसिंग, यानी कि आउटवर्ड फेसिंग इसका ये दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से ये इसकी फेसिंग है। अगर हम चारों तरफ से देख रहे होंगे तो इसका देख पा रहे होंगे। Then the xylem made up of scalariform tracheids is surrounded by the phloem। तो xylem जो है वो बना हुआ है किससे? scalariform tracheids से और वो phloem से चारों तरफ से सराउंडेड है। तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे होंगे तो ये हमारे पास ये सी शेप जाइलम है और उसको चारों तरफ से घेरे हुए ये जो रीजन जो बीच में रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे रीजन जो है वो फ्लोएम के हैं। देन हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं इन यंग स्पोरोफाइट ऑफ ऑस्मुंडा। अगर हम यंग स्पोरोफाइट की बात करते हैं ऑस्मुंडा की तो स्टेम में जो होता है वो प्रोटोस्टिलिक कंडीशन पाया जाता है, लेकिन पिथ जो होती है वो उसका फॉर्मेशन जो होता है वो कुछ लेयर का फॉर्मेशन होने के बाद में होता है। बट अगर हम वहीं पे बात करते हैं मैच्योर स्टेम की तो इसमें हमारे पास डिक्टिव स्टीलिक कंडीशंस पाई जा रही है। देन स्टील जो होता है उसको डिलिमिट कर दिया जाता है किसके द्वारा? कॉर्टेक्स के द्वारा, जो कि वेल डिफाइंड एंडोडर्मिस उसमें देखने को मिल जाती है और उसमें एंडोडर्मिस के पास में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती है वो भी पाई जाती है। Then a usual feature of endodermis is that it is not interrupted by the leaf gaps। तो हमारे पास एंडोडर्मिस का एक और फीचर होता है जो कि ये बताता है कि उसमें कोई भी लीफ गैप में कोई भी इंटरप्शंस जो होते हैं, रुकावट नहीं आती है, वो हमारे पास एंडोडर्मिस का फीचर बताता है।
देन 2 से 4 लेयर की पेरिसाइकिल्स जो होती है वो एंडोडर्मिस के बाद में देखी जाती है, यानी कि एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे पेरिसाइकिल पाई जा रही है और 2 से 4 लेयर की है। तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर का फॉर्म बता रहा है जो कि हमने अभी पीछे डिस्क्राइब किया हुआ था। फ्लोएम जो है, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ सीव सेल्स ऑफ फेयरली लार्ज डायमीटर विद द सीव एरियाज ऑन देयर लेटरल वॉल्स। तो यहाँ पे बात हो रही है फ्लोएम की। तो फ्लोएम हमारे पास किससे मिलकर के बना हुआ है? सीव सेल से मिलकर के बना हुआ है और इसका डायमीटर जो है वो काफी ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें इस जो सीव एरियाज हैं लेटरल वॉल्स पे ये देखने को मिल जाते हैं, इसकी वजह से सीव एरियाज की वजह से इसका डायमीटर जो होता है वो बढ़ जाता है। The xylem strands are a variable size and are separated from each other by narrow parenchymatous rays that pass outwards from the pith। और जाइलम की खास बात हमारे पास ये है कि ये हमारे पास वेरिएबल साइज के होते हैं, जैसा कि हमने इस स्ट्रक्चर में देखा हुआ है। तो ये देखिए, आप खुद देख पा रहे होंगे इसमें कि इसमें जाइलम जो है उसकी साइज जो है एक समान साइज नहीं है, ये वेरी कर रही है। तो इस तरीके से ये जाइलम जो है वो क्या कर रहा है? वेरिएबल साइज में है और ये सेपरेट है किसके द्वारा? एक नैरो पेरेन्काइमेटस रेज के द्वारा। ये कैसे? ये सेपरेटेड है और ये पास कर रहा है आउटवर्ड द पिथ, यानी कि पिथ के आउटवर्ड मतलब प्लेस पे ये देखा जा रहा है। Xylem state shows a Mizar's conditions with protoxylem lying in the sinus forming by the two arms of the metaxylem। तो हमारे पास जाइलम की बात ये हो रही है, तो ये मिजार्ज कंडीशन शो कर रहा है, जबकि हम बात को ही कर रहे हैं मिजार्ज जाइलम में क्या बात हो रही है? प्रोटोजाइलम जो होता है, प्रोटोजाइलम हमारे पास कहाँ पाया जा रहा है? साइनस का फॉर्मेशन कर रहा है, साइनस के अंदर बन रहा है, जबकि दो आर्म्स जो है उसके मेटाजाइलम के भी देखे जा रहे हैं। तो जो सी शेप का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, ये हमारे पास ये इधर वाले स्ट्रक्चर जो हो जाएंगे मेटाजाइलम हो जाएंगे और बीच वाला जो हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास प्रोटोजाइलम हो जाएगा। मेटाजाइलम ट्रैकिड्स आर स्केलरी फॉर्म्स while those are protoxylem shows annular or spiral thickening। तो हमारे पास प्रोटोजाइलम के पास क्या है? एनुलर थिकनिंग है या स्पाइरल थिकनिंग है, जबकि हमारे पास जो मेटाजाइलम्स होते हैं उसमें हमारे पास जो मेटाजाइलम के ट्रैकिड है वो स्केलरी फॉर्म होते हैं और उसमें कोई भी थिकनिंग जैसी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देती है। मेच्योर स्टेम की अगर हम बात करते हैं, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेम इज ऑक्युपाइड ए लार्ज पिथ। तो उसमें हमारे पास एक पिथ जो है वो लार्ज पिथ जो है वो दिखाई दे रही होगी, जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे कि इसमें एक लार्ज पिथ भी है वो दिखाई दे रही है। पिथ में भी इंटायरली पेरेन्काइमेटस। पिथ जो है वो पूरी तरीके से पेरेन्काइमेटस भी हो सकती है, जैसे कि हम बात करते हैं ऑस्मुंडा क्लेटोनियाना की। तो ऑस्मुंडा क्लेटोनियाना में हमारे पास जो पिथ है वो पूरी तरीके से पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर के बनी हुई है। आर फ्यू स्टैंड ऑफ स्क्लेरेनकाइमा एग्जांपल ऑस्मुंडा सिनेमोमिया। तो ऑस्मुंडा सिनेमोमिया में हमारे पास कुछ स्टैंड जो होती हैं वो स्क्लेरेनकाइमा की भी पाई जाती हैं पिथ रीजन में। कुछ और स्पीसीज की बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ऑस्मुंडा रिगेलिस की, ऑस्मुंडा जैवोनिका की। तो इसमें जो होते हैं मिक्स्ड टाइप के पिथ जो होते हैं वो पाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे अब इसके रूट के बारे में। हमने स्टेम के बारे में बात कर लिया, अब हम इसके रूट के बारे में बात करेंगे। तो रूट ऑफ ऑस्मुंडा आर लार्जर देन मोस्ट अदर फॉर्म्स। तो हमारे पास रूट जो होती है इसकी ऑस्मुंडा की लार्जर होती है दूसरे फॉर्म से, अदर फॉर्म्स, यानी कि दूसरे फॉर्म से ये ज्यादा हमारे पास बड़ी होती है ऑस्मुंडा की रूट। दे आर टफ एंड रेजिस्टेंट टू डिके। ये कैसे होते हैं? टफ होते हैं और ये डिके नहीं होते हैं, उसके लिए ये रेजिस्टेंसी भी रखते हैं, यानी कि डिके ना होने पाए उसके लिए वो रेजिस्टेंसी रखते हैं कि जल्दी ये डिके नहीं होते हैं। इन ट्रांसवर्स सेक्शन द रूट अपीयर्स मोर और लेस सर्कुलर इन आउटलाइन। तो अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं यानी कि टीएस काटते हैं तो देखने को मिलता है कि रूट जो होते हैं वो लेस सर्कुलर या मोर सर्कुलर, यानी कि कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो लगभग ये सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। द एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ रेडियली इलोंगेटेड सेल्स। तो इसमें हमारे पास जो एपिडर्मिस है वो कैसी है? वो सिंगल लेयर की बनी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक सिंगल लेयर की एपिडर्मिस पाई जा रही है। देन द कॉर्टेक्स इज ब्रॉड एंड डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर स्क्लेरेनकाइमेटस एंड इनर पेरेन्काइमेटस रीजन। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये कॉर्टेक्स रीजन है, तो कॉर्टेक्स रीजन में हमारे पास दो पार्ट में बटा हुआ है। जो आउटर कॉर्टेक्स है उसमें स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स जो है वो ढेर सारी देखी जा रही हैं, जबकि इनर कॉर्टेक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पेरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो देखी जाएंगी या पाई जाती हैं। देन स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि स्पीसीज की बात करते हैं ऑस्मुंडा सिनेमोमिया की, तो इसमें फ्यू लेयर्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आल्सो अकर अराउंड द स्टील। तो स्टील के पास में, स्टील के अगर हम अराउंड की बात करते हैं, चारों तरफ की बात करते हैं, तो उसमें कुछ लेयर्स जो है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की भी पाई जाती है इसमें ऑस्मुंडा सिनेमोमिया में।
ये वेल डिफाइंड एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल डिलिमिट्स द कॉर्टेक्स एंड स्टील। तो हमारे पास क्या करता है, कॉर्टेक्स और स्टील को डिलिमिट करने वाला यानी कि इसको डिवाइड करने वाला एक एंडोडर्मिस भी होता है, और उसके नीचे एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल भी पाई जा रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा कॉर्टेक्स रीजन हो गया, दो पार्ट में बटा हुआ है। ये मान लीजिए हमारे पास आउटर कॉर्टेक्स है, ये हमारे पास इनर कॉर्टेक्स है। देन आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, और ये हमारे पास जो जाइलम फ्लोएम वाला रीजन है यानी कि स्टीलर रीजन है, उसको ये डिलिमिट कर रहा है किसको, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे हमारे पास पाई जा रही है पेरिसाइकिल। देन स्टील इज यूजुअली डाई-आर्च और ट्राई-आर्च। तो स्टील की बात करें तो यहाँ पे डाई-आर्च या ट्राई-आर्च स्टील पाई जा रही है। देन हमारे पास यहाँ पे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम देखने को मिल रहा है, और हमारे पास फ्लोएम देखने को मिल रहा है। तो सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो जाइलम जो जो मास है वो हमारे पास फ्रीक्वेंट मैनर में पाई जा रही है। मेटाजाइलम की बात करते हैं तो सेंट्रल पार्ट में हमारे पास मेटाजाइलम होते हैं, और स्केलेटरी फॉर्म ट्रैकीड्स जो होते हैं वो देखे जा रहे हैं। प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होते हैं, प्रोटोजाइलम भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हमारे पास प्रोटोजाइलम जो है बाहर की तरफ है, और मेटाजाइलम हमारे पास कहाँ है, वो अंदर की तरफ ये बन रही है हमारे पास मेटाजाइलम, और बाहर की तरफ हमारे पास प्रोटोजाइलम दिखाई दे रहा है। देन ये हो गया हमारे पास किसकी बात, ये हो गई हमारे पास रूट की बात। तो रूट में सबसे ऊपर की लेयर हमारे पास हमारे पास एपिडर्मिस है जो कि सिंगल लेयर की है, और ये मोर और लेस ये जो है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देन हमारे पास क्या आ जाता है, कॉर्टेक्स जो कि दो रीजन में डिवाइड है, आउटर और इनर में। देन एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, और उसके बाद जाइलम और फ्लोएम जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। जाइलम में हमारे पास प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, दो टाइप के जाइलम पाए जा रहे हैं, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ, और इन दोनों को सराउंड किया हुआ चारों तरफ से फ्लोएम पाया जाता है। देन लीफ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लीफ, the leaf primordia are massive and develop at a distance from the stem apex। तो हमारे पास जो लीफ प्राइमोडिया का डेवलपमेंट हो रहा है वो स्टेम एपेक्स से थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो रहा है। यंग लीफ की बात करते हैं, यंग लीफ प्राइमोडिया की बात करते हैं तो हैज एन एपिकल सेल विद 3 कटिंग फेसेस। तो यहाँ पे एपिकल सेल्स जो होते हैं उसके पास ग्रो करते हैं, और उसके पास 3 कटिंग फेसेस जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं, यानी कि तीन तीन सेल्स हमारे पास दिखेंगे जहां से हम उसकी ग्रोथ जो है वो देख सकते हैं। इन ऑस्मुंडा सिनेमोमिया की बात कर रहे हैं, although the leaf arises from a group of cells of the apical meristem। तो हमारे पास ऑस्मुंडा सिनेमोमिया में जो लीफ अराइज हो रहा है वो कहां से अराइज हो रहा है, एपिकल मेरिस्टेम से ये अराइज हो रहा है, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है उनसे मिलकर के बना होता है, यानी कि एक दो सेल से नहीं, बहुत सारे सेल्स जो होते हैं जब एग्रीगेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं एपिकल मेरिस्टेम के, तब जाकर के लीफ जो होती है वहां से बननी स्टार्ट होती है। सब्सिक्वेंटली सिंगल प्राइमोडियल एपेक्स इज सेट ऑफ। तो वहां पे क्या होता है कि सिंगल प्राइमोडियल एपिकल सेल जो होता है वो वहां से टूटता है, और रिस्पॉन्सिबल होता है वहां पे लीफ के एपिकल ग्रोथ के लिए। तो लीफ के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें पेटियोल। तो पेटियोल जो होता है वो सराउंडेड होता है बाय ए डिस्टिंक्ट एपिडर्मिस से, जो कि इंटरप्टेड होता है स्टोमेटा से और सिंपल मल्टीसेलुलर हेयर से। देन सेकंड, epidermis is followed by a broad zone of ground tissues। ये few outer thick walled layers of the ground tissue form a distinct hypodermis, while the rest of the ground tissue is made up of thin walled parenchymatous cells। तो हमारे पास जो एपिडर्मिस है वो कैसी है, वो हमारे पास एपिडर्मिस के पास में हमारे पास ग्राउंड टिश्यूज जो होते हैं वो देखे जाते हैं। एक ब्रॉड जोन होती है ग्राउंड टिश्यू की, और वहां पे कुछ थिक वॉल्ड की लेयर जो है आउटसाइड में ग्राउंड टिश्यू की ये बन जाती है, जो कि हाइपोडर्मिस को एपिडर्मिस से डिस्टिंक्ट करने का काम करती है, यानी कि अलग करने का काम करती है। तो एपिडर्मिस के बाद हमारे पास हाइपोडर्मिस बन जाएगा। देन उसके बाद में सिंगल लार्ज क्रिसेंट शेप्स कंसेंट्रिक वैस्कुलर स्टेंट्स इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द ग्राउंड टिश्यू। तो हमारे पास जो ग्राउंड टिश्यू यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है थिन वॉल्ड ग्राउंड टिश्यू, उसी ग्राउंड टिश्यू में हमारे पास क्या होंगे, क्रिसेंट शेप कंसेंट्रिक वैस्कुलर स्टेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि सराउंड करते हैं किसको, एंडोडर्मिस से वो सराउंडेड होते हैं। The central xylem core of the stent has an almost continuous band of metaxylem with numerous protoxylem group along in a concave side। तो हमारे पास जो सेंट्रल जाइलम होता है वो कोर में होता है, जबकि अगर हम बात करते हैं तो उसमें मेटाजाइलम जो होता है वो भी पाया जाता है, और बहुत सारे प्रोटोजाइलम्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं। और कैसे पाए जाते हैं, कॉनकेव साइड्स में देखे जाते हैं ये, यानी कि कॉनकेव जो पोजीशन होता है वो शो करते हैं ये मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम दोनों के दोनों। द म्यूसिलेजिनस सेल्स अल्टरनेट विद द प्रोटोजाइलम ग्रुप। ये हमारे पास जो म्यूसिलेज सेल्स होती है ये प्रोटोजाइलम को क्या करती है, अल्टरनेट करती है, यानी कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को अलग करने का काम करती है। जाइलम बैंड्स जो होते हैं वो सराउंड होते हैं किससे, फ्लोएम से, और ये जाइलम बैंड्स हमारे पास
सराउंड हो जाएंगे फ्लोएम से। तो इस तरीके से हमारे पास अगर हम ये ऑस्मुंडा का पेटियोल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास एपिडर्मिस थी, एपिडर्मिस के बाद में हाइपोडर्मिस थी, और हाइपोडर्मिस हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस जो है ये बहुत मल्टीलेयर के स्ट्रक्चर जो है वो ग्राउंड टिश्यूज का बना रही थी, और इसी ग्राउंड टिश्यू और ये जो हमारे पास जो वेस्कुलर बंडल रीजन है इसको डिलिमिट करने का काम हमारे पास एंडोडर्मिस कर रही थी। और एंडोडर्मिस करने के बाद में हमारे पास जाइलम जो बन रहा था, जाइलम हमारे पास बन रहा था, ये सी शेप का जाइलम बन रहा है, और हमारे पास बाहर बाहर जो होंगे वो हमारे पास प्रोटोजाइलम होंगे, और बीच वाले जो स्ट्रक्चर होंगे वो मेटाजाइलम के होंगे। तो हमारे पास ये ट्रांसवर्स सेक्शन आप पेटियोल का ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देन हम दूसरी बात कर लेते हैं इसके पिन्ना के बारे में। तो पिन्ना के बारे में अगर हम बात करते हैं इसके, तो द पिन्ना आर बाइफेशियल विथ एनाटॉमिकली डिस्टिंक्ट अपर एंड लोअर सरफेस। तो यहाँ पे हमारे पास ये बाइफेशियल होता है, यानी कि इसके पास दो फेस होते हैं, एक हमारे पास अपर फेस होता है और एक हमारे पास लोअर फेस होता है। अपर फेस क्या करता है, अपर एपिडर्मिस इज कंटिन्यूअस व्हाइल द लोअर एपिडर्मिस इज इंटरप्टेड बाय द स्टोमेटा। तो हमारे पास इसमें दो एपिडर्मिस पाई जाती है, एक अपर एपिडर्मिस जो कि कंटिन्यूअस मैनर में ये इसका ग्रोथ होता जाता है, और जो लोअर एपिडर्मिस वाली रीजन होती है वो इंटरप्ट होती है, स्टोमेटा पाई जाती है उस पे, यानी कि हमारे पास स्टोमेटा जो होती है वो लोअर सरफेस पे इसके पिन्ना के पाई जाती है। द मेसोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड, मेसोफिल्स जो होते हैं उसमें डिफरेंशिएशन कोई देखने को नहीं मिलता है, बट द सेल इमीडिएटली बिलो द अपर एपिडर्मिस आर क्लोजली पैक्ड। लेकिन हमारे पास देखने को ये मिलता है कि जो सेल्स होते हैं वो अपर एपिडर्मिस को क्या कर लेते हैं, ये क्लोज कर देते हैं, whereas those towards the lower epidermis are loosely arranged enclosing larger spaces। और ये अपर एपिडर्मिस को तो ये क्लोज कर देते हैं, पैक कर देते हैं, क्योंकि इनका जो होता है वो ग्रोथ होना होता है, तो इसकी वजह से ये क्या कर देते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं। लेकिन जो लोअर एपिडर्मिस होती है इसको ये लूजली अरेंज करके रखते हैं। क्यों करके रखते हैं, क्योंकि उसमें लार्ज जो एयर स्पेसेस होते हैं वो भी पाए जाते हैं। अगर ये लार्जर स्पेसेस नहीं होंगे तो यहाँ पे हमारे पास गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, और जो स्टोमेटा प्रेजेंट हो रहे हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं उनमें कोई भी गैसेस एक्सचेंज देखने को नहीं मिलेगा, तो ना तो स्टोमेटा ओपन होगा ना तो स्टोमेटा क्लोज होगा। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस जो होगी वो हमारी वहां पे स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो लोअर एपिडर्मिस वाली रीजन होती है वो लूजली अरेंज होती है, और वहां पे हमारे पास लार्जर स्पेसेस भी जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जबकि हमारे पास अपर एपिडर्मिस जो होती है वो क्लोजली पैक होती है, उसमें कोई भी एयर स्पेस देखने को नहीं मिलता है। ये सिंगल कंसेंट्रिक बंडल इज प्रेजेंट इन ईच पिंडा, और हमारे पास क्या होता है, एक कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल जो होती है वो हर एक पिंडा में पाई जाती है। तो ये हो गया हमारे बात इसके हमारी बात पिन्ना के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्मुंडा इज होमोस्पोरस फर्न। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये हमारे पास कैसा है, होमोस्पोरस फर्न है, यानी कि इसमें एक सिंगल टाइप के स्पोर्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं, यानी कि सिंगल सिंगल टाइप स्पोर। एंड द स्पोरेंजिया डू नॉट फॉर्म सोराई एंड लैक इंडोसिया। और इसका जो स्पोरेंजिया है उसमें हमको सोराई भी नहीं दिख रही है, यानी कि सोराई का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है। और सोराई में पता ही है, सोराई में हमारे पास क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और स्पोर्स कैसे हो सकते हैं, हमारे पास दो टाइप के स्पोर्स हो सकते हैं, एक हमारे पास माइक्रो स्पोर्स हो सकता है, एक हमारे पास मेगा स्पोर हो सकता है, लेकिन इसमें सोराई भी एब्सेंट है और इंडोसिया भी इसमें एब्सेंट है। और ये हमारा जो है वो होमोस्पोरस फर्न है। तो द sporangia are clustered and disposed radially on the ultimate units of the fertile pinna। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारे पास पिन्ना पाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर हमारे पास पिन्ना दो टाइप के हैं। हमारे पास कैसे पिन्ना है, एक फर्टाइल पिन्ना है और दूसरे स्टेराइल पिन्ना थे। तो जो फर्टाइल पिन्ना है उसके ऊपर स्पोरेंजिया जो होता है क्लस्टर्ड मैनर में, यानी कि एक गुच्छे के रूप में क्या होते हैं, रेडियली जो होते हैं वो डिस्पोज होते हैं। देन स्पोरेंजिया ऑफ ऑस्मुंडा आर लार्ज। कैसे होते हैं स्पोरेंजिया, लार्ज होते हैं, पायरीफॉर्म होते हैं, शॉर्ट विथ शॉर्ट स्टाउट स्टाक, यानी कि स्टाक जो होती है उसके पास छोटी होती है, और जबकि इसका जो स्पोरेंजिया होता है बड़ा होता है और पायरीफॉर्म होता है। Then sporangial jacket is single layered and the annulus is represented by a patch of thick walled cells on one side of the apex। तो हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पोरेंजियल जैकेट जो है एक सिंगल लेयर की ये प्रेजेंट है हमारे पास, यानी कि जो स्पोरेंजिया को बाहर से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, एक सिंगल लेयर जैकेट लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है इसमें। और एनुलस जो है वो भी इसमें पाई जाती है। अब ये क्या काम करती है, इसमें थिक वॉल्ड के पैचेस होते हैं जो कि एपेक्स साइड में ये पाई जाती है।
तो यहाँ पे पैचेस जो ये एनुलस जो होता है, ये पैचेस को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, जो कि एपेक्स के साइड में पाई जा रही है, और यहाँ पे ये एनुलस का फॉर्मेशन कर रहा है, और जबकि हमारे पास जो सिंगल लेड की जैकेट है उसको स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। देन क्या होगा, एनुलस is in the form of transverse band that extend to a considerable distance around the circumstances of the sporangia। तो हमारे पास जो एनुलस बन रहा है उसका जो ट्रांसवर्स बैंड जो फॉर्म हो रहा है वो एक्सटेंड होता है कहां तक, वो एक्सटेंड हो जाता है स्पोरेंजिया तक, यानी कि जो स्पोरेंजियम है वहां तक जो एनुलस का ट्रांसवर्स बैंड होता है वो वहां तक एक्सटेंड हो जाता है, और एक्सटेंड होने के बाद में ये रो ऑफ वर्टिकली इलोंगेटेड थिन वॉल्स एंड इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द एनुलस। और एनुलस के परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होता है, एक रो में वर्टिकल इलोंगेटेड थिन वॉल्ड सेल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर मैनर में प्रेजेंट होते हैं। अब ये रो क्या काम करते हैं, ये रो भी एक्सटेंड हो जाते हैं ओवर द टॉप ऑफ द स्पोरेंजिया। तो हमारे पास स्पोरेंजिया तक पहुंचने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो गई, और एक स्पोरेंजिया की अगर हम बात करते हैं तो एक स्पोरेंजिया में हमारे पास 128 से लेकर के 512 स्पोर्स तक जो होते हैं वो एक स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पोरेंजिया हो गया, और ये हमारे पास वर्टिकल इलोंगेटेड थिन वॉल्ड सेल्स परपेंडिकुलर टू द एनुलस, एनुलस के पास पे पहुंच रहे हैं, स्पोरेंजिया को एक्सटेंड कर रहे हैं चारों तरफ से, यानी कि कुल मिलाकर के ये सारे के सारे सेल्स क्या कर रहे हैं, स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, और एक स्पोरेंजिया में 128 से लेकर के 512 स्पोर्स तक प्रेजेंट होते हैं। अब हम आगे इसी में बात करते हैं कि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। वो तो बात हो गई थी हमारे पास रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोडक्शन हमारा स्पोरेंजिया से होगा, और स्पोरेंजिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर में प्रेजेंट होते हैं। और स्पोरेंजिया प्रेजेंट कहाँ होते हैं, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं जो फर्टाइल लीफ होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब डेवलपमेंट कैसे हो रहा है स्पोरेंजिया का ये देख लेते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम इन ऑस्मुंडा इज इंटरमीडिएट बिटवीन द यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न। तो हमारे पास जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो रहा है ऑस्मुंडा के, वो इंटरमीडिएट वे में हो रहा है, जो कि यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न्स जो होते हैं उनके बीच का ये प्रोसेस है। तो स्पोरेंजियम फर्स्ट अपीयर एज ए स्मॉल प्रोट्यूबरेंस ऑन द पिन्ना और पिन्यूल। तो हमारे पास सबसे पहले क्या बात हो रही है कि जो स्पोरेंजियम है सबसे पहले अपीयर हो रही है कहां पे, जो हमारे पास पिन्ना या पिन्यूल है उसके ऊपर छोटे छोटे स्मॉल प्रोट्यूबरेंस के जैसे इनका अपीयरेंस हो रहा है सबसे पहले। और जो ये छोटे छोटे प्रोट्यूबरेंस हैं वो क्या कर रहे हैं, द प्रोट्यूबरेंस हैज वन लार्ज सेल एज इन लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न, but it differ from them in that of the whole sporangia does not develop from this is initial cell only। तो हमारे पास प्रोट्यूबरेंस जो होते हैं केवल एक सिंगल सेल का जो है वो फॉर्मेशन कर रहे हैं किसमें, लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न में, और ये जो होता है वो डिफर कर जाता है फ्रॉम दैट इन द होल स्पोरेंजियम से। और यहाँ पे जो सिंगल इनिशियल सेल्स जो अकेले का होता है वो इसका डेवलपमेंट स्पोरेंजियम का नहीं कर पाता है। तो हमारे पास जो मैसिव स्टॉक होता है स्पोरेंजियम का ऑस्मुंडा के, वो क्या करता है, वो पूरा का पूरा पोर्शन जो है इंटायर पार्ट या पार्ट फ्रॉम द सेल्स जो होता है वो इनिशियल सेल से जाकर के ज्वाइंट हो जाता है, और स्पोरेंजियल इनिशियल्स जो होते हैं बाद में जाकर के डिवाइड करते हैं पेरिक्नाइलली, और वहां पे आउटर जैकेट इनिशियल का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है। और डिवाइड होता है पेरिक्नाइलली, तो एक हमारे पास आउटर जैकेट सेल इनिशियल बनाता है और दूसरा हमारे पास इनर आर्किस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। द शेप ऑफ द आर्किस्पोरियल सेल इज वेरिएबल, और ये जो आर्किस्पोरियल सेल यहाँ पे बना हुआ है उसका शेप कैसा होता है, वेरिएबल होता है। और ये कैसे हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल हो सकते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट में, या क्यूबिकल हो सकते हैं यूस्पोरेंजिएट में। तो ये दोनों अलग अलग खास बातें हैं कि हमारे पास लेप्टोस्पोरेंजिएट में ये टेट्राहेड्रल हो सकते हैं, और हमारे पास यूस्पोरेंजिएट में हमारे पास कैसे हो सकते हैं, क्यूबिकल हो सकते हैं। इनिशियल एंड इट्स डॉटर सेल्स डिवाइड ओनली एंटीक्लाइनली। अब हमारे पास जो जैकेट इनिशियल सेल बना हुआ था और उसके बाद में क्या था, जो डॉटर सेल्स है वो अब डिवाइड करेंगे एंटीक्लाइनल पोजीशन में, और रिजल्ट क्या निकल करके आएगा, एक थिक वॉल, एक वन सेल थिक वॉल ऑफ द स्पोरेंजियम जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हम डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया देख रहे हैं कि कैसे हमारे पास जो हमारे पास स्पोरेंजिया है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और मेच्योर स्पोरेंजिया हमारे पास कैसे बन रही है। तो इसी में हम आगे बात करते हैं। द आर्किस्पोरियल सेल फंक्शन एज एन इंटरनल एपिकल सेल
एंड कट ऑफ ए फ्लैट सेल फ्रॉम ईच ऑफ इट्स 4 फेसेस। तो यहाँ पे जो हमारे पास आर्कीस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन हुआ है, अब इसका फंक्शन ये है कि ये क्या काम करता है, इंटरनल एपिकल सेल को क्या करता है, ये एक इंटरनल एपिकल सेल बनाता है और उसको कट ऑफ करता है, किसको, ये फ्लैट सेल को, किससे, 4 फेसेस में ये क्या कर देता है, इसको कट कर देता है। अब एक साइंटिस्ट थे हमारे पास थे बावर, जिन्होंने 1889 में डिजिग्नेटेड दीज सेल्स एज प्राइमरी टेपिटल सेल, और यही जो हमारे पास 4 फेसेस में ये सेल जो फ्लैट सेल्स का फॉर्मेशन जो हुआ है, इसी को ये टेपिटल सेल का नाम दे रहे हैं, एज दे वर कंसीडर्ड सिमिलर टू द टेपिटल इनिशियल ऑफ द लेप्टोस्पोरेंजिएट। और इसी को ये सिमिलर होता है किसके, ये सिमिलर इसको कंसीडर हम कर सकते हैं जो हमारे पास लेप्टोस्पोरेंजिएट फॉर्म्स होते हैं उसके टेपिटल इनिशियल से इसको हम क्या कर सकते हैं, मैच करा सकते हैं। देन इसके बाद में ये क्या करेंगे, दे डिवाइड एंटीक्लाइनली, एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, और फॉर्म ये लेयर ऑफ द सेल इनर टू द स्पोरेंजियल वॉल। अब ये क्या करेंगे, एंटीक्लाइनल डिवीजन कर लेंगे और स्पोरेंजियल वॉल का इनर सेल का भी फॉर्मेशन कर लेंगे। आउटर सेल का फॉर्मेशन तो हुआ ही था, अब यहाँ पे हमारे पास इनर सेल का भी फॉर्मेशन हो गया। अब ये इनर सेल क्या काम करेंगे, दिस लेयर हाउएवर कैन नॉट बी इंटरप्टेड as a tapetum layer because its cells do not disintegrate even after the maturation of the spores। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो लेयर बन के आई है, यानी कि हमारे पास जो इनर सेल स्पोरेंजियल वॉल की बनी हुई है, ये किसी भी तरीके से इंटरप्ट नहीं होगी टेपिटल लेयर से। अब क्यों नहीं इंटरप्ट होगी, क्योंकि इसमें कोई भी डिसइंटीग्रेशन जो होता है, जब स्पर्म मैच्योर, जो हमारे पास स्पोर मैच्योर होते हैं, तो कोई भी हमारे पास डिसइंटीग्रेशन देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये इंटरप्ट नहीं होती है, यानी कि उसको उसको उसके ऊपर कोई भी प्रभाव या कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है जो हमारे पास जो इनर सेल बना रहा है स्पोरेंजियल वॉल का। अब ये these cells instead become appressed to the sporangial wall so that the jacket appears two layered at this stage। तो हमारे पास क्या होता है, ये जो सेल हमारे पास बन के आ रही है वो कैसी हो जाती है, अप्रेस्ड हो जाती है, और अप्रेस होकर के हमारे पास ये कैसी दिखाई देती है, जैकेट जो होती है वो 2 लेयर की दिखाई देने लगती है इस स्टेज में पहुंचते पहुंचते। अब जो आर्कीस्पोरियल सेल हमारे पास था, जो आर्कीस्पोरियल सेल हमारे पास जो फंक्शन करके बनाया था इंटरनल एपिकल सेल को, जो कि 4 फेसेस में इसको कट किया था, तो ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होंगे कटिंग के बाद में फ्लैट कैपिटल सेल का फॉर्मेशन किए हैं, और ये फंक्शन करते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल की तरीके से। तो ये 4 फेसेस में हमारे पास सेल बनाए थे, अब ये स्पोरोजिनस सेल की तरीके से ये फंक्शन करने लग गए हैं। देन ये फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, रिपीटेड डिवीजन इसमें होगा, और लार्ज नंबर के स्पोरेंजियल सेल का ये फॉर्मेशन कर लेंगे इस तरीके से। तो अभी हम एक एक स्टेप जो है वो डायग्राम के थ्रू भी देखने वाले हैं। देन हम अब बात करते हैं कि ऑस्मुंडा क्लेटोनियाना की। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है स्पोरोजिनस सेल्स फंक्शन करती है टैपेटम की तरीके से, और जो रेस्ट सेल्स जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं वो फंक्शन करती हैं स्पोर मदर सेल के जैसे, जो कि 256 से लेकर के 512 तक जो होती है स्पोर्स, यानी कि 256 टू 512 स्पोर्स जो होती हैं आफ्टर मियोसिस के ये फॉर्म कर लेती हैं। यानी अब हमारे पास जो हमारे पास स्पोरेंजिया है उसमें हमको देखने को मिलेगा कि 256 से लेकर के 512 स्पोर्स जो हैं एक स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप हो रहे हैं। ऑल द स्पोरेंजिया इन ए रीजन मैच्योर टुगेदर, और सारे के सारे अब स्पोरेंजिया जो होंगे एक साथ मैच्योर अब इसमें हो जाएंगे। तो 1 बाय 1 इसका प्रोसेस चलता जाता है और इसका डेवलपमेंट होता जाता है। तो जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास था स्पोरेंजियल इनिशियल और यहाँ पे था स्पोरेंजियल स्टार। अब ये हमारे पास जैकेट इनिशियल बना लिया और आर्किस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन कर लिया। देन ये आर्किस्पोरियल सेल्स हमारे पास जो जैकेट वाली बनाई थी, ये हमारे पास जैकेट इनिशियल तो वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। फिर आर्किस्पोरियल सेल्स जो होगा वो स्पोरेंजियल वॉल और प्राइमरी स्पोरोगोनस सेल का फॉर्मेशन कर लिया, और हमारे पास ये प्राइमरी टेपिटल सेल इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो गई। और ये स्टाक जो बन रहा है, अब ये स्टाक का भी बाद में क्या होता है, डिवीजन होता जाता है, ये आगे बढ़ते जाते हैं। अब ये जो स्पोरोजिनस वॉल्स थे, इसी वॉल के अंदर हमारे पास जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स थे, ये हमारे पास स्पोरोजिनस सेल्स जो होंगे वो डिवाइड करेंगे, इनमें बहुत सारा डिवीजन होगा। डिवाइड करने के बाद में हमारे क्या क्या हो जाएंगे, स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और स्पोर मदर सेल के फॉर्मेशन के होते ही हमारे पास सबसे पहले टेपिटल लेयर का फॉर्मेशन होगा, जो कि ये स्पोर मदर सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब स्पोर मदर सेल में हमारे पास क्या होंगे, स्पोर का डेवलपमेंट हो जाएगा, और स्पोर का डेवलपमेंट जो होगा वो इसमें डेवलपमेंट जो होगा वो एक एक स्टेप में चलता जाएगा, और बाद में जाकर के हमारे पास मेच्योर मेच्योर स्पर्म का, यानी कि मेच्योर स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो ये है सक्सेसिव स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम का, कि स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो हमारे पास ये बन करके आया है, ये हमारा पूरा का पूरा एक मेच्योर स्पोरेंजियम है, जिसके अंदर ये ढेर सारे स्पोर्स जो हैं वो भरे पड़े हैं। ये हो गई बात हमारे पास स्पोरेंजिया के बारे में, कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है स्पोरेंजिया का, और मैच्योर स्पोरेंजिया का हमने डायग्राम देख लिया। अब हम बात करेंगे डेहिसेंस ऑफ स्पोरेंजिया के बारे में, कि स्पोरेंजिया का डेहिसेंस कैसे हो रहा है। यानी कि अब जब स्पोरेंजिया हमारे पास जब टूटेंगे, तभी तो हमारे पास नया प्लांट बॉडी बनाएगा, वो जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसका डेहिसेंस भी हमको देखना बहुत जरूरी है। तो डेहिसेंस के अगर बारे में हम अगर बात करते हैं, तो डेहिसेंस ऑफ द स्पोरेंजियम इनिशिएट्स एट ए पॉइंट स्लाइटली अबव द एनुलस। तो हमारे पास जो डेहिसेंस हो रहा है स्पोरेंजियम का, वो कहां से इनिशिएट हो रहा है, वो इनिशिएट हो रहा है एनुलस के पॉइंट से, जहां पे हमारे पास एनुलस दिखाई दे रहा है। तो ये एनुलस जो हमारे पास दिखाई दे रहा है, यहां से इसका जो होगा डेहिसेंस शुरू होगा, यानी कि इनिशिएट हमारे पास यहीं से होगा। द वॉल ऑफ द स्पोरेंजियम स्प्लिट, जो स्पोरेंजियम की वॉल होगी वो धीरे धीरे करके कैसी हो जाएगी, स्प्लिट करना चालू करेगी, टूटना चालू करेगी ऊपर द एपेक्स के साइड से, एंड डाउन द अपोजिट साइड अलोंग द लाइन ऑफ द थिन वॉल सेल्स, एंड द स्पोरेंजियम ओपन्स वाइडली। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्पोरेंजिया दिखाई दे रही है, इसका ये डेहिसेंस चालू हो गया, चालू यहाँ से हो रहा है, और ये धीरे धीरे करके इधर साइड से ये खिसकता हुआ चला जा रहा है साइड बाई साइड, और यहाँ पे हमारे पास स्पोरेंजिया का डेहिसेंस जो है हो चुका है। अब डेहिसेंस होने के बाद की बात क्या है, द सेल्स ऑफ द फ्लैंक्स ऑफ द स्पोरेंजियम श्रिंक्स। तो हमारे पास जो सेल्स होगी किसकी, स्पोरेंजियम की, वो कैसे वो हमारे पास रिंग कर जाएगी अलॉन्ग विद द सेल ऑफ द एनुलस, एनुलस के साथ में, और वो फैसिलिटेट करेगी उसकी ओपनिंग को, और इस तरीके से हमारे पास जो होगी वो ओपनिंग यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑस्मुंडा डेहिसेंस ऑफ स्पोरेंजियम का डायग्राम हमने लगाया हुआ है। ए वाला हमारे पास जो है ए पोर्शन ऑफ टैसल शोज डेहिसेंस स्पोरेंजिया, ये हमारे पास जो स्पोरेंजिया डेहिसेंस होने वाली है वो दिख रही है। ये हमारे पास ये जो है, जो ये हमारे पास जो पोर्स दिखाई दे रहे होंगे, ये इसकी ओपनिंग दिखाई दे रही है, जबकि ये ओपनिंग का इंटरनल स्ट्रक्चर है कि कैसे ये ओपन हो रहा है, और ये स्टार्ट होगा एनुलस के पास से। तो ये हो गई बात डेहिसेंस ऑफ स्पोरेंजिया के बारे में। अब हम बात करेंगे, ये हो गया था हमारे पास स्पोरोफाइट का पूरा पोर्शन हो गया। अब हम बात करेंगे इसके गैमेटोफाइट के बारे में। तो गैमेटोफाइट के बारे में अगर हम बात करेंगे इसमें, तो गैमेटोफाइट के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्पोर के बारे में। तो इसका स्पोर के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जो होते हैं वो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, और नंबर जो होता है स्पोर का हमारे पास क्रोमोसोम का, वो होता है हमारे पास 22 आर द फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो हमारे पास स्पोर्स को हमेशा जो होता है, स्पोर्स हमारे पास जो होता है क्या होता है, फर्स्ट सेल होता है गैमेटोफिटिक फेज का। तो ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखने को है, कि जो स्पोर्स होते हैं वही हमारे पास गैमेटोफिटिक जनरेशन का पहला सेल होता है। तो जैसे ही हमारे पास स्पोर्स पूरी तरीके से डेवलप हो जाएंगे, तो स्पोर्स हमेशा हमारे पास कैसे होंगे, वो हैप्लॉइड मैनर में ही होंगे। तो स्पोर्स हमारे पास क्या है, ये हैप्लॉइड है यहाँ पे, किसमें, ऑस्मुंडा में। देन स्पोर्स ऑफ ऑस्मुंडा आर लार्ज 55 to 60 into 60 into 75 माइक्रोन मीटर, एंड ग्लोबोस विद ए प्रोमिनेंट ट्राई रेडिएट रिजेस। तो ऑस्मुंडा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ऑस्मुंडा जो होती है लार्ज होती है 55 to 60 into 60 to 75 माइक्रोन मीटर, कैसी होती है, लार्ज होती है। ग्लोबोज स्ट्रक्चर्स होती है, जिसमें प्रोमिनेंट ट्राई रेडिएट रिजेस जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं इसमें। देन आउटर स्पोर वॉल की बात करते हैं, जो कि एक्साइन जिसको बोलते हैं, वो कैसा होता है, ग्रेनुलोज होता है। जबकि अगर हम इनर लेयर की बात करते हैं, जिसको हम इंटाइन के नाम से जानते हैं, तो इंटाइन हमारा स्मूथ होता है। Then the mature spores contain abundant chloroplast and therefore they remain viable for the very short time। तो हमारे पास इसमें क्या होता है, कि जो मेच्योर स्पोर्स होते हैं उसमें हमारे पास abundant अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जो कि ये बहुत छोटे टाइम के लिए इसको क्या करता है, वायबल बना करके रखता है। यानी कि अगर ये स्पोर जर्मिनेट अगर नहीं भी होते हैं, तब भी ये अपने आप को सर्वाइव करा ले जाएंगे कुछ टाइम के लिए। नॉर्मली जर्मिनेशन अकर विद इन 24 आवर्स आफ्टर द स्पोर्स हैव बीन रीच टू ए सुटेबल सबस्ट्रेटम। तो हमारे पास अगर सुटेबल सबस्ट्रेटम पे जाकर के अगर गिरता है स्पोर, तो विद इन 24 आवर्स जो होता है उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट के बारे में, कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है गैमेटोफाइट का। तो वो तो हो गई बात स्पोर के बारे में, कि स्पोर के बारे में हमने उसके बात कर लिया, सिंगल टाइप का स्पोर था, होमोस्पोरस फर्न है हमारा ऑस्मुंडा, ये बात ध्यान में रखने वाली चीज है। देन अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट की।
तो गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हमारा कैसे हो रहा है? तो स्पोर जब वो जो है वो हमारे पास गिर चुका है सबस्ट्रेटम पे, अगर उसको मिलेगा तो 24 आवर्स के अंदर वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा। तो अब जब वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा तो हमारे पास गैमेटोफाइट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट भी देख लेते हैं। द स्पोर जर्मिनेट व्हेन एडिक्वेट मॉइस्चर इज अवेलेबल। तो हमारे पास स्पोर तब जर्मिनेट करेगा जब उसके पास सुटेबल मॉइस्चर अवेलेबल वहां पे होगा, यानी कि एडिक्वेट अमाउंट में, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में उसके पास मॉइस्चर अवेलेबल होगा, तो वो स्पोर्स जो होंगे वो जर्मिनेट करने लग जाएंगे। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द एक्साइन रप्चर्स along the tri-radiate ridge at the intine protrudes out along to the कंटेंट टू द ऑफ द स्पोर। तो हमारे पास जब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो हमारे पास ये देख पा रहे होंगे आप, ट्राई रेडिएट रिजेस का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, जिसको हम ट्राइलिट मार्क का भी नाम देते हैं। तो ये हमारे पास ट्राई रेडिएट रिजेस जो है, यहाँ से हमारे पास जो एक्साइन का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक्साइन की बात करते हैं तो एक्साइन के साइड से ही ये जो होते हैं वो रप्चर होना स्टार्ट होते हैं। अब फर्स्ट डिवीजन जो स्पोर्स करता है वो क्वाइट अर्ली करता है, यानी कि बहुत ही जल्दी ये पहला डिवीजन अपना परफॉर्म कर लेता है, यूजुअली एट द टाइम ऑफ द प्रोट्रूडेशन ऑफ द इंटाइन। जैसे ही जब हमारे पास इंटाइन ब्रेक होने वाला होता है उसी टाइम पे हमारे पास ये पहला डिवीजन भी परफॉर्म कर जाता है। अब इट इज जनरली एट राइट एंगल्स, और ये जो डिवीजन हमारा होगा सबसे पहले हमारे पास राइट एंगल पे डिवीजन होगा टू द पोलर एक्सिस एंड डिवाइड द स्पोर्स इनटू ए स्मॉल फर्स्ट राइजोइडल सेल्स एंड द फर्स्ट प्रोथेलियल सेल। तो हमारे पास ये डिवाइड होगा और ये हमारे पास स्मॉल फर्स्ट राइजोइडल सेल का फॉर्मेशन कर लेगा और पहले प्रोथेलियल सेल का फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये डिवाइड किया पहली बार में और फर्स्ट राइजोइडल सेल और फर्स्ट प्रोथेलियल सेल का फॉर्मेशन कर लिया है। अब इसके बाद में क्या होगा? अब इसके बाद में द राइजोइडल सेल्स अनलाइक दोज ऑफ अदर फॉर्म्स contain chloroplast, but these chloroplast disappears as the rhizoids pushes their way down into the soil। तो हमारे पास जो राइजोइडल सेल है, जैसे कि हम दूसरे फॉर्म में देखते हैं, तो उसमें भी हमारे पास वैसे ही टाइप के होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट उसमें भरे पड़े हुए होते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, जब राइजोइड जो होता है वो जमीन के अंदर यानी कि सॉइल के अंदर जब उसको पुश किया जाता है, जमीन के अंदर वो पहुंचता है, सॉइल के अंदर वो पहुंचता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। देन आगे हम बात करते हैं इसके डेवलपमेंट में। तो द प्रोथेलियल सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। प्रोथेलियल सेल हमारे पास क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करके रखता है एंड ग्रो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द राइजोइडल सेल। और ये हमारे पास राइजोइडल सेल के अपोजिट साइड में ये ग्रो करने लगता है। देन दस द जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर इज बाइपोलर। और इस तरीके से हमारे पास जो स्पोर का जर्मिनेशन होता है वो बाइपोलर हो जाता है, यानी कि अपोजिट साइड में वो डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। इट डिवाइड ट्रांसवर्सली टू फॉर्म ए 3 to 4 सेल फिलामेंट। और ये फिर डिवाइड करेगा कौन सा? हमारे पास जो राइजोइडल सेल्स होंगे, ये हमारे पास जो हमारे पास प्रोथेलियल सेल्स होंगे, ये क्या करेंगे? ये हमारे पास ये डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। अब ये डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो ये ट्रांसवर्स डिवीजन करेंगे और 3 to 4 सेल फिलामेंट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास डिवाइड किए और ये हमारे पास 1 2 3 सेल का ये फॉर्मेशन कर दिए। तो 3 to 4 सेल हमारे पास फिलामेंट का ये फॉर्मेशन कर चुके हैं। Subsequently, the terminal cells of the filament by two intersecting diagonal divisions differentiates an apical cell which give rise to the prothallus। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास जो ऊपर वाली सेल होगी वो डिवाइड करेगी और उसके बाद डिवाइड करने के बाद में क्या होगी कि ये हमारे पास कैसा होगा? डायगोनल डिवीजन होगा इसमें और ये डिफरेंशिएट हो जाएगा एपिकल सेल में। और कहां से डेवलप होगा? जो प्रोथैलस होंगे वहां से डेवलप होगा। तो ये आपको एपिकल सेल जो है वो दिखाई दे रहा होगा इसमें सब्सिक्वेंट डिवीजन के बाद में। देन आगे क्या होगा फर्दर प्रोसेस? द मेच्योर गैमेटोफाइट इज लार्ज। मेच्योर गैमेटोफाइट कैसी होती है? लार्ज होती है, अप टू 5 सेंटीमीटर लॉन्ग तक ये हो सकती है, फ्लैसी होती है, थायलॉइड होती है, सरफेस लिविंग हो सकती है, ग्रीन हो सकती है और इसमें डिस्टिंक्ट मिडरिब्स जो होती हैं वो भी देखने को मिल जाती हैं। तो ये हमारे पास कैसा है? जो मेच्योर गैमेटोफाइट की बात हो रही है, अब इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पोर का इसका डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे एपिकल सेल बना लिया, देन एपिकल सेल्स, और यहाँ पे ये हमारे पास एपिकल सेल और ग्रोथ हुआ, इसमें बहुत सारे डिविजन्स हुए। देन हमारे पास ये एक मैच्योर गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है। अब इस मैच्योर गैमेटोफाइट जो हमारे पास है उसमें 5 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, फ्लैसी हो सकता है, थायलॉइड हो सकता है, सरफेस लिविंग हो सकती है, ग्रीन कलर का हो सकता है और इसका जो मिडरिब है वो हमारे पास डिस्टिंक्ट होता है। तो ये मिडरिब रीजन भी हमारा जो है आपको ये दिखाई दे रहा होगा। Then margin of the prothallus often become deeply cut with age and a certain point the prothallus is represented by the midrib only। तो यहाँ पे हमारे पास जो मार्जिन्स हैं प्रोथैलस की वो कैसी हैं? डीपली कट इसमें दिखाई दे रहा है और वहां पे हमारे पास कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे हमारे पास प्रोथैलस भी दिखाई दे रहे होंगे जो कि रिप्रेजेंट करता है मिडरिब को। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोथैलस का स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है।
Then as such some part of the gametophyte may appear as axial, but in the fact they develop from a linear मेरिस्टेम as do thyroid gametophyte is general। तो यहाँ पे हमारे पास बात ये हो रही है कि कुछ पार्ट जो होते हैं गैमेटोफाइट की वो एक्सियल पोर्शन में ये क्या होते हैं, इनका ग्रोथ जो होता है वो देखने को मिलता है। बट अगर हम फैक्ट की बात करते हैं तो ये डेवलप होते हैं लीनियर मेरिस्टेम में, और ये कैसे होते हैं, थाइलॉइड गैमेटोफाइट्स जो होते हैं वो जनरली ये बनाते हैं। तो राइजोइड्स डेवलप अलोंग द मिडरिप। अब राइजोइड्स की बात करते हैं तो राइजोइड जो होता है मिडरिप के अलोंग डेवलप होता है, वेंट्रल सरफेस पे ये डेवलप होता है थाइलस के, जो कि आप यहां देख पा रहे होंगे राइजोइड का स्ट्रक्चर। देन दे आर जनरली यूनिसेलुलर बट इन मैच्योर प्रोथैलाई दे मे बी बिकम सेप्टेट। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जनरली यूनिसेलुलर्स होते हैं राइजोइड्स, लेकिन अगर हम बात करते हैं मैच्योर प्रोथैलाई की तो ये कैसे हो जाते हैं, सेप्टेट हो जाते हैं फिर। देन इसके हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें कि इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हमारे पास एंथ्रिडिया होगा और आर्चिगोनिया होगा। तो द प्रोथाइलस ऑफ ऑस्मुंडा इज मोनोसियस एंड प्रोटैंडरस। तो हमारे पास इसकी दो खास बात होती है इसके ऑस्मुंडा के प्रोथाइलस की, ये हमारे पास कैसा होता है, मोनोसियस होता है और प्रोटैंडरस होता है, यानी कि हमारे पास मेल और फीमेल दोनों जो होंगे वो हमारे पास एक ही थैलस में ग्रो करने वाले हैं। The young prothalli bears only antheridia which are born either marginally or terminally। तो हमारे पास जो एंथ्रीडिया होता है वो यंग थैलाई पे ही ये निकलने लग जाता है, यानी कि बॉर्न हो जाता है, और वो या तो मार्जिन के साइड में ये बॉर्न होगा या तो टर्मिनल के साइड में बॉर्न होगा, यानी कि टर्मिनली या तो मार्जिनली ये बॉर्न हो जाएंगे। लेटर टुवर्ड्स मैच्योरिटी द सेम प्रोथैलाई bears archegonia on the ventral side और ऑन द लेटरल ऑन द मिडरिप। तो हमारे पास जब ये मैच्योर हो जाती है प्रोथैलाई तो सेम थैलाई पे हमारे पास आर्चिगोनिया का भी डेवलपमेंट हो जाता है वेंट्रल साइड में थैलस के, और या तो हमारे पास वेंट्रल साइड के थैलस के जो डेवलप हो जाता है या तो वो लेटरल डेवलपमेंट होगा या तो वो मिडरिप के पास में डेवलप होगा। जबकि हम देख रहे थे कि एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, या तो मार्जिन पे हो रहा है या तो टर्मिनल साइड में हो रहा है। देन द स्मॉलर एंड वीकर प्रोथैलाई आर यूजुअली मेल। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि कोई थैलाई हमारे पास ऐसा है कि वो छोटा है और वीकर है, यानी कि वो कमजोर है, तो वहां पे हमारे पास केवल मेल का डेवलपमेंट होगा, यानी कि मेल वहां पे ऑर्गन केवल देखने को मिलेगी। द मेच्योर एंथ्रीडिया प्रोजेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्रोथैलस इज इन लेप्टोस्पोरेंजिएट फॉर्म्स। दे आर रेयरली relatively large comparatively is comparable in size to those of the साइलोटेसी। तो मेच्योर एंथ्रीडिया की बात कर रहे हैं तो मेच्योर एंथ्रीडिया जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, प्रोजेक्ट होता है कहाँ पे, प्रोथैलस के सरफेस के ऊपर। अगर हम बात करते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न की, तो जैसे कि हमारे पास रिलेटिवली लार्ज कंपेरेबली इन साइज में कैसे होता था, जैसे कि हमारे पास साइलोटेसी में देखने को मिलता था, कुछ उसी तरीके से इसका एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होगा। तो हमने यहाँ पे डायग्राम रखा हुआ है इस मुंडा में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे हमने ए वाला हमारे पास है, ये मेच्योर एंथ्रीडियम का है स्ट्रक्चर, जबकि यहाँ पे ये एंथ्रोजॉइड्स बन रहे हैं। यहाँ पे इसको हमारे पास जो फ्लैजिला है ये दिख रहा है जिससे कि इसका मूवमेंट हो रहा है, जिसको हम एंथ्रोजॉइड का नाम दिए हैं। और ये हमारे पास मेच्योर आर्चिगोनिया है जिसमें नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल्स, एग सेल्स, और यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है मेच्योर आर्चिगोनिया का दिखाई दे रहा है आपको। तो ये हो गई बात रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। देन अगर हम आगे भी इसी में बात करेंगे तो एंथ्रीडियम रीसेट ऑन ए शॉर्ट एंड स्टाउट स्टार्ट। तो हमारे पास एंथ्रीडिया जो होता है वो कैसा हो जाता है, रीसेट हो जाता है किसमें, एक शॉर्ट और स्टाउट स्टार्क में ये रीसेट हो जाता है। देन एंथ्रीडियल वॉल जो होती है हाईली कॉम्प्लेक्स होती है और 8 से लेकर के 12 क्लोरोफिलर सेल्स जो होती है इसमें पाई जाती है। देन एंथ्रीडियम ओपन होता है एक डिस्टिंक्ट लार्ज ओपर्कुलर सेल में, जहां जो कि सिचुएटेड होता है, या तो वो एपेक्स पे पाया जाएगा या तो वो लेटरली पाया जाएगा। और एंथ्रीडियम की अगर हम बात करते हैं तो एंथ्रीडिया जो होता है 100 या उससे कहीं ज्यादा जो होते हैं स्पाइरली क्वाइल्ड एंथ्रोजाइड का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि ये टफ्ट या फ्लैजिला जो होती है इसके एपेक्स के ऊपर जो होती है पाई जाती है। जैसे कि आपने ये बात किया हमने कि जो ये हमारे पास फ्लैजिला जो है वो पाई जा रही है। आर्चिगोनिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लॉन्ग प्रोजेक्टिंग नेक जो होती है वो पाई जाती है। ये हमारे पास नेक है जो कि बहुत लंबा देखने को मिल रहा है, मेड अप ऑफ 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल। अब इसमें 4 वर्टिकल रो ऑफ सेल्स जो होती है वो पाई जाती है। इन ईच रो देयर आर अप टू 8 नेक कैनाल सेल्स। ये तो हमारे पास यहाँ पे 8 नेक कैनाल सेल्स हैं, यानी कि ये सेल्स नेक कैनाल सेल्स जो हमारे पास 8 है। द नेक इज ऑक्युपाइड बाय सिंगल बाइन्यूक्लिएट नेक कैनाल सेल्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल बाइन्यूक्लिएट नेक कैनाल सेल होगा। यहाँ पे ये हमारे पास ये बाइन्यूक्लिएट नेक कैनाल सेल दिखाई दे रहा है। ये वेंटर कैनाल सेल एंड एग सेल। तो यहाँ पे हमारे पास वेंटर कैनाल सेल भी है और हमारे पास एग सेल भी दिखाई दे रहा है। और एग सेल हमारे पास कहाँ है, वेंटर में इम्बेडेड है, यानी कि ये हमारे पास वेंटर है, इसी में एग सेल जो है वो
ये इम्बेडेड है। तो ये हो गई हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में कि इसका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अब कैसे होगा, क्योंकि हमको धीरे धीरे करके क्या करना है। पहले हमने स्पोरोफाइट के बारे में बात किया, स्पोरोफाइट के बारे में सारे स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। देन हमने क्या किया कि लास्ट में हमने स्पोरोफाइट में ही हमने बात किया स्पोर के बारे में, स्पोर का हमने फॉर्मेशन करवाया, स्पोर मैच्योर स्पोर का देखा। फिर हमने क्या किया, स्पोर को हमने वहां पे डेhiscence करवाया। डेhiscence करवाने के बाद में हमारा गैमेटोफाइट स्टेज स्टार्ट हो गया, यानी कि स्पोरेंजियम का डेhiscence करवाया स्पोर लिबरेट हो जिससे। जैसे स्पोर लिबरेट हुए हमारे पास गैमेटोफाइट स्टेज स्टार्ट हो गया। स्पोर को हमने बोला कि फर्स्ट सेल्स जो हमारे पास गैमेटोफाइट का है वो स्पोर है। अब स्पोर हमारे पास बन गया। स्पोर बनने के बाद में उसमें जर्मिनेशन हुआ स्पोर का। जर्मिनेशन होने के बाद में मैच्योर स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। मैच्योर स्पोर जो है वो डेवलप होकर के हमारे पास गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लिए। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी जो है वो हमारे पास उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिल गए, जिसमें हमारे पास एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया यानी कि सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया को हमने देखा कि एंथ्रीडिया जो है वो हमारे पास एंथ्रोजॉइड्स और आर्चिगोनिया जो है एक्सेल को रिलीज कर रहे हैं वहां से। तो हमने मेच्योर एंथ्रीडिया और मेच्योर आर्चिगोनिया को देखा। अब जब आर्चिगोनिया से हमारे पास एग सेल और एंथ्रीडिया से हमारे पास स्पर्मेटोजॉइड्स या स्पर्म सेल्स जो होंगे रिलीज होंगे, तो हमारे पास क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे। और फर्टिलाइजेशन जैसे करेंगे हमारे पास जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आपको भी ये चीजें पता है कि हमने बोला था कि स्पोर्स जो होते हैं हमारे पास हैप्लॉइड होते हैं, तो गैमेटोफिटिक फेज हमारे पास हैप्लॉइड होगी। लेकिन जैसे ही इसका फर्टिलाइजेशन होगा एंथ्रीडिया का और आर्चिगोनिया का, वो डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे। आप डिप्लॉयड जाइगोट जैसे बनेगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब हमारे पास शुरू शुरू हुआ तो सबसे पहले हमारे पास डिप्लॉयड जाइगोट बना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद में तुरंत जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और n+n जब मिलेंगे तो हमारे पास ये 2n का फॉर्मेशन कर लिए, जो कि ये जाइगोट का फॉर्मेशन किया हुआ है। फॉर्म ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज द मदर सेल्स ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। और एग जो है हमारे पास ये जाइगोट जो है जाइगोट जो है स्पोरोफिटिक जनरेशन का मदर सेल माना जाता है। तो इस तरीके से हम दो बातें कर लिए कि हमारे पास जो स्पोर्स था वो गैमेटोफिटिक स्टेज का फर्स्ट सेल था, और जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास क्या है जाइगोट है वो हमारे पास स्पोरोफिटिक जनरेशन का मदर सेल माना जाता है। तो फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट जो होगा वो वर्टिकल होगा, देन पैरेलल टू द आर्चिगोनियम एक्सिस। और इसका डिवीजन कैसे होगा, आर्चिगोनियम के एक्सिस के पैरेलल डिवीजन हो जाएगा। देन 2 डॉटर सेल्स जो होंगे वो फॉर्म हो जाएंगे। देन ये भी क्या करेंगे, दोनों डॉटर सेल्स जो होंगे वो डिवाइड होंगे वर्टिकली, बट इन ए प्लेस एट द राइट एंगल टू द फर्स्ट डिवीजन। और जो फर्स्ट डिवीजन हुआ है उसके राइट एंगल ये डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट सेल बना जिसके पास हमारे पास ये इसमें कोई डिवीजन नहीं है। पहला डिवीजन हुआ हमारे पास ये कैसा डिवीजन हुआ, वर्टिकल डिवीजन हुआ। वर्टिकल डिवीजन होने के बाद में ये 2 सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लिया। देन इसमें हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा। हॉरिजॉन्टल डिवीजन यानी कि उसके वर्टिकल होगा तो ये हॉरिजॉन्टल ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास कैसा हुआ, अब 4 सेल का फॉर्मेशन कर लिए हैं। देन 4 सेल्स डिवाइड ट्रांसवर्सली। अब ये चारों सेल्स जो बने हुए हैं अब ट्रांसवर्स डिवीजन करेंगे और फॉर्मिंग 8 सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे, जो कि 2 टीयर में ये इनका अरेंजमेंट होगा। देन the young embryo differs from the other leptosporangiate forms into respect. Firstly, the various part of the embryo, that is cotyledons, stem, primary root and foot are not referred to the specific cell of the embryo. And secondly, the many cell embryo which is soon build up retain its more or less spherical shape for periods long than in the typical leptosporangiate forms. तो अगर हम young embryo की बात कर रहे हैं तो ये डिफर होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट से, अदर लेप्टोस्पोरेंजिएट फॉर्म से 2 रिस्पेक्ट में, यानी कि 2 चीजों से ये कैसा होता है, डिफर होता है। पहला क्या है, पहला हमारे पास ये है कि जो हमारे पास जो कई सारे पार्ट्स बन रहे हैं एम्ब्रियो के, यानी कि वेरियस पार्ट्स जो बन रहे हैं एम्ब्रियो के, जैसे कि कोटिलेडन की बात करें, स्टेम की बात करें, प्राइमरी रूट की बात कर रहे हैं और फूड की बात कर रहे हैं, तो ये जो हो रहा है ये नॉट रिफरेबल टू स्पेसिफिक सेल ऑफ द एम्ब्रियो। इसको हम एम्ब्रियो का कोई स्पेसिफिक सेल नहीं बोलते हैं। ये है हमारा पहला, हमारे पास पहला डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस हमारे पास ये है कि जो बहुत सारे सेल्स एम्ब्रियो के बने हुए हैं ये क्या करेंगे, विच बिल्ड सून्स, ये जल्दी से क्या करेंगे, अपने आप को बिल्ड करेंगे, रिटेन करेंगे और मोर और लेस स्फेरिकल शेप में ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे। अब करेंगे कितने टाइम के लिए, फॉर लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए ये कन्वर्ट कर लेंगे देन इन द टिपिकल लेप्टोस्पोरेंजिएट फॉर्म्स। जैसे कि हमारे पास जो एक टिपिकल लेप्टोस्पोरेंजिएट फॉर्म्स जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता है।
तो इस तरीके से जो होगा एम्ब्रियो का हमारे पास डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे पहला डिवीजन हुआ, यहाँ पे हमारे पास ये जाइगोट बना, जाइगोट में हमारे पास डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद 2 सेल बनाए, 2 सेल के बाद यहाँ पे 4 सेल बनाए, 4 सेल के बाद फिर से इसमें डिवीजन होगा, ये 8 सेल बना लेंगे। देन उसके बाद इसमें सक्सेसिव डिवीजन होते जाएंगे, कॉटिलिडन्स, रूट्स और उसके बाद फूट और स्टेम एपेक्स का फॉर्मेशन ये करने लग जाएंगे और बाद में जाकर के ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सक्सेसिव डिवीजन होगा और अलग अलग पार्ट जो होंगे अलग अलग पार्ट का फॉर्मेशन करने लग जाएंगे। देन और भी कुछ बात कर लेते हैं इसमें हम, जैसे कि ऑस्मुंडा, द cotyledons and stem are derived from the outer quadrant and the root and the fruit from the inner quadrant। तो हमारे पास जो cotyledons है उसमें जो stems है वो किससे डिराइव हो रहा है, वो आउटर क्वाड्रेंट से डिराइव हो रहा है और जो रूट और फूट का वाला पार्ट है वो इनर क्वाड्रेंट से डिवाइड हो रहा है। तो जैसा कि हम इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे रूट, कॉटिलिडन्स, फूट और स्टेम एपेक्स बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो बोल रहा है कि हमारे पास क्या हो रहा है, जो स्टेम है वो हमारे पास किससे बन रहा है, आउटर क्वाड्रेंट से बन रहा है और जो रूट और फूट है हमारे पास इनर वाले से बन रहा है। स्टेम एंड लीफ डेवलप जो हो रहा है वो सुपरफिशियल सेल्स, जो एपिकल सुपरफिशियल सेल्स है उसकी एक्टिविटी की वजह से डेवलप हो रहा है। एपिकल सेल्स रूट के जो है वो हाइवर डज नॉट अराइज एट द सरफेस, और ये सरफेस के ऊपर अराइज नहीं होते हैं कंपेयर टू द अदर फर्न्स, जैसे कि दूसरे फर्न में देखा जाता है। फूट की बात करते हैं हम ऑस्मुंडा में, तो ये लार्ज होता है, एक्सटेंड होता है डीप इनटू द प्रोथेलियल टिश्यूज में एंड हैज एन इर्रेगुलर हॉस्टोरियल सरफेस जो भी है वो भी देखने को मिल जाता है, यानी कि उसके सरफेस पे हमारे पास हॉस्टोरिया जो होती है वो भी ग्रो कर जाती है इर्रेगुलर मैनर में। यंग एम्ब्रियो की बात करेंगे, द यंग एम्ब्रियो रिमेन्स विद इन द आर्चिगोनियल वॉल्स टिल द इनिशियल्स ऑफ द वेरियस पार्ट्स आर डिफरेंशिएटेड। तो यंग एम्ब्रियो हमारे पास तब तक वो यंग एम्ब्रियो बना रहेगा जब तक आर्चिगोनियल वॉल्स जो होंगे, आर्चिगोनियल वॉल्स जो होंगे इनिशियल्स के वो डिफरेंशिएट नहीं होंगे, तब तक वो यंग एम्ब्रियो में बना रहेगा। जैसे ही हमारे पास ये आर्चिगोनियल वॉल्स जो होंगे इनिशियल वाले वो हमारे पास डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, हमारे पास यंग एम्ब्रियो जो होगा वो हमारे पास मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ये कैलिप्ट्रा प्रोटेक्टिंग शीथ फॉर्म बाय द गैमेटोफिटिक टिश्यू एडजॉइनिंग आर्चिगोनियम आल्सो इंक्लूड्स द यंग एम्ब्रियो। तो हमारे पास एक कैलिप्ट्रा स्ट्रक्चर होती है जो कि जिसको हम प्रोटेक्टिव शीथ के नाम से जानते हैं इसको। ये जो होती है गैमेटोफिटिक टिश्यूज ये फॉर्म करती है जो कि आर्चिगोनिया को ये ज्वाइन करने का, आर्चिगोनिया से एडजॉइन होती है यानी कि आर्चिगोनिया से जुड़ी हुई होती है, जो कि ये इनक्लोज करती है यंग एम्ब्रियो को। सोन द रूट एट कॉटिलिडन्स बर्स्ट, और जल्दी ही हमारे पास रूट और कॉटिलिडन जो होंगे वो बर्स्ट कर जाएंगे थ्रू द कैलिप्ट्रा से, और कॉटिलिडन्स ग्रोज कर जाएंगे लेटरली फ्रॉम अंडर द प्रोथाइलस इंस्टीड ऑफ द एपिकल एंड ऑफ द लेप्टोस्पोरेंजिएट फॉर्म्स। तो जैसे लेप्टोस्पोरेंजिएट फॉर्म्स में होता है कि वो एपिकल एंड से उसका ग्रोथ होता है, लेकिन इसमें कॉटिलिडन का ग्रोथ जो होगा वो हमारे पास कहां से होगा, प्रोथाइलस के लेटरल साइड से इसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। एक साइंटिस्ट थे हमारे पास ब्राउन, जिन्होंने 1920 में एक बात बताई थी, इन्होंने रिपोर्ट किया था कि एपोगैमी इन ऑस्मुंडा में इन्होंने रिपोर्ट किया था। तो एपोगैमी ऑस्मुंडा में रिपोर्ट करने का जो क्रेडिट जाता है वो ब्राउन को जाता है, 1920 में किया था। तो इसमें क्या होता है, इसकी खास बात क्या होती है, द स्पोरोफाइट डेवलप फ्रॉम द स्पोर्स डायरेक्टली विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ सेक्सुअल प्रोसेस। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो स्पोर से डायरेक्टली हो रहा है, और स्पोर से डायरेक्टली होते हुए भी यहाँ पे कोई भी सेक्सुअल प्रोसेस जो है वो देखने को नहीं मिलती है। जबकि अगर हम स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो नॉर्मल तौर पे स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट जो होता है जब मेल और फीमेल जो होते हैं वो जब 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 हमारे बनते हैं, जब हमारे पास जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तब हमारे पास स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो एपोगैमी है, एपोगैमी में हमारे पास स्पोरोफाइट्स का डेवलपमेंट जो होता है वो स्पोर से डायरेक्टली होने लगता है और उसमें कोई भी सेक्सुअल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती है। वहीं अगर हम गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो गैमेटोफाइट जो होता है उसका डेवलपमेंट जो एपोस्पोरेसली होने लगता है फ्रॉम द स्पोरोफिटिक टिश्यू से, यानी कि गैमेटोफाइट अब जो है वो किसी स्पोरोफिटिक टिश्यू से डेवलप होने लगते हैं विदाउट अंडरगोज मियोसिस के, जिसको हम एपोस्पोरेसली प्रोड्यूस गैमेटोफाइट आर नेचुरली डिप्लॉयड एंड एपोगैमिसली प्रोड्यूस स्पोरस आर हैप्लॉयड। तो यहाँ पे हमारे पास जो एपोस्पोरस वाली कंडीशन हो रही है जिससे कि गैमेटोफाइट बन रहा है वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, 2n फॉर्म करते हैं, और जो हमारे पास स्पोरोफाइट्स होते हैं वो हमारे पास कैसे होते हैं, वो n इन नंबर में होते हैं। तो ये जस्ट उल्टा हो गया जो कि ब्राउन ने किया था, और ये कंडीशन देखने को मिलती है ऑस्मुंडा में, यानी कि एपोस्पोरी और एपोगैमी, एपोस्पोरी एंड एपोगैमी। तो एपोस्पोरी और एपोगैमी पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है कि एपोस्पोरी किसको बोलते हैं और एपोगैमी किसको बोलते हैं, तो वहां पे भी आप जाकर के एपोस्पोरी और एपोगैमी को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने बहुत ही शॉर्ट में इसको एपोस्पोरी और एपोगैमी को समझाने की कोशिश की है।
देन ये हो गया ओवरऑल बात हमारे पास आज ऑस्मुंडा, जिसको हम रॉयल फन के नाम से जानते हैं। हमने आज पूरा लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर लिया, एक एक पॉइंट को हमने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।